Hi friends, today we will learn class 7th civics सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ 1 समानता. So let's start. समानता. भारतीय लोकतंत्र में समानता. भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान माना जाता है. मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें सभी लोगों को एक जैसा माना जाता है. इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे. मतलब इसका मतलब ये है कि चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, मतलब पुरुष यानी मैन हो या फिर वुमन, वो सारे एक ही माने जाएंगे. वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कैसे भी हो, लेकिन वो सारे समान माने जाएंगे. लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है. लेकिन इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि जो समानता है वो खत्म हो चुकी है. यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया. मतलब ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन कम से कम जो भारत है उसमें सभी को एक जैसा किया गया है. जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं. पहले भेदभाव होता था, उसको कोई भी अपना ये नहीं कह सकता था कि ये समान है सर. लेकिन अब नए कानून बने और इससे ये कहा जा सकता है कि सब समान है. समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से निम्नलिखित है. प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है. मतलब जो ये स्थापित प्रावधान है उसमें ना पहले ये है कि सभी कानून के लिए सब समान है. इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन. मतलब ये है कि राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम की नौकरी वाली महिला से सबको कानून का पालन करना है. दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. और दूसरा ये है कि वो इस धर्म का है तो भेदभाव करेंगे, जाति या स्त्री या पुरुष के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं करना. तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित है. मतलब जो कोई भी व्यक्ति हर जगह जा सकता है, जैसे खेल के मैदान, होटल आदि. सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं. मतलब वो सारे कुओं का भी उपयोग कर सकता है, सड़कों का भी, नहाने के घाटों का भी उपयोग कर सकता है. चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया. मतलब जो अस्पृश्यता है उसको खत्म कर दिया गया है. शासन में संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है. मतलब जो ये कानून बनाए हैं समानता के लिए संविधान, उनको दो तरह से लागू किया गया है. पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों को मदद करें. मतलब पहला तो कानून के द्वारा वो संविधान लागू किए गए हैं और दूसरा सरकार की योजनाओं द्वारा मदद करते हैं. वो भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने, अधिकार की रक्षा करते हैं. मतलब भारत में बहुत सारे कानून हैं जो सभी व्यक्तियों को समान बनाता है. कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की. मतलब जिनके साथ बहुत टाइम से समानता हुई है, जैसे गरीब लोगों के साथ, उनके लिए कुछ नई चीज़ें बनाई हैं, नई योजनाएं, जैसे मिड डे मील. ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले वह उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो. मतलब ये योजना इसलिए बनाई गई जिनको पहले अवसर नहीं मिले थे उनको अब अवसर मिल जाएं. इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मतलब मिड डे मील. मतलब ये एक सरकार की योजना है मिड डे मील. इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता. मतलब सारे प्राथमिक, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में ये दोपहर का खाना दिया जाता है फ्री में.
यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। मतलब ये पहले तमिलनाडु में किया, बाद में 2001 में ये बोला कि सारे स्कूलों में होगा, गवर्नमेंट स्कूलों में। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों की अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। मतलब दोपहर का भोजन मिलने लगा तो बहुत बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब वे स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा उनकी उपस्थिति में सुधार आया। मतलब पहले टीचर्स ये बताते थे कि बच्चे खाना खाने स्कूल घर जाते थे और वापस आते ही नहीं थे, लेकिन जब से मिड डे मील मिलने लगा है बच्चे होते हैं बाद में भी। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। मतलब पहले जो माताएं वो घर आती थी अपने बच्चों को खाना खिलाने, अब नहीं होता है ऐसे। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा है। मतलब इससे एक समानता का भाव प्रकट होता है, क्योंकि इसमें सारे जातियों के बच्चे मिलकर भोजन करते हैं और इसमें ज़्यादातर जो दलित महिलाएं होती हैं उनको काम पे रखा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। मतलब इनने जो निर्धन बच्चे हैं उनकी भूख मिटाने का काम भी किया है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मतलब जो शासकीय कार्यक्रम है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये सब करने में, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ करना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब लेकिन इस देश में वो स्कूल अलग है जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और वो स्कूल अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल है जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। मतलब इस स्कूल में अब भी ऐसे बच्चे हैं जो इस देश में अब भी ऐसे बच्चे हैं जो अब भी भेदभाव करते हैं। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। मतलब इन बच्चों को वहां भेज दिया जाता है जहां इनका सम्मान नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने में से इनकार करते हैं। मतलब इतने कानून बन गए फिर भी लोग उनको समान नहीं समझते। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इसका कारण यह है कि जो दृष्टिकोण है, मतलब लोगों के द्वारा जो दृष्टिकोण होता है उसमें परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। मतलब वो उन सबको जब ये सारी चीज़ें पता हो फिर भी असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सामाजिक व्यवहार का अधिकारी है। मतलब ये दृष्टिकोण जब भी बदल सकता है जब ये लोग विश्वास करेंगे कोई भी कम नहीं है, सारे सम्मानजनक अधिकारी और सभी एक समान है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग रहना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अधिक पढ़ें। मतलब प्रजातंत्र को हमें साथ देना उनका समानता बढ़ाने में, और हम इस पुस्तक में यही पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी। मतलब आप यही सोच रहे होंगे कि जो भारत ही ऐसा है जहां पर अब भी समानता है और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं,
सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन सच ये संसार में और जगहों पर भी समानता के लिए संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं। मतलब उदाहरण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं जो पहले पूर्वजों के गुलाम थे और वो वहाँ लाए गए थे, और ये उनको असमान बनाते हैं। जबकि 1950 में अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। मतलब पहले उनको समान दिलाने के लिए आंदोलन किया गया था, नहीं उससे पहले जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं उनको कानून भी समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब ये एग्जाम्पल है कि उनको बस में पीछे बैठना पड़ता था, या अगर कोई गोरा आदमी वहाँ बैठना चाहे तो उनको उठना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स 1913-2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला, मतलब रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो 1913 में पैदा हुई थी और 2005 तक रही थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। मतलब वो दिन भर काम करके बस में बैठी तो उन्होंने एक गोरा आदमी आया कि बोलो हम यहाँ से उठो, यहाँ मैं बैठूंगा, तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं उठ रही। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीका में अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। मतलब फिर बाद में इनके ना कहने से एक बड़ा सा आंदोलन स्टार्ट हो गया जिसे क्या कहा गया, नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। मतलब अब ये था कि रंग, जाति या धर्म के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए जब सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले जाते हैं। और अब ये कहा गया जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं उनके लिए जिस स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे, उनके लिए अलग से स्कूल नहीं बनेंगे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। मतलब इतना सब होने के बाद भी जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं वो अब भी गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। मतलब लेकिन अब भी इनके लिए फिर भी कुछ भेदभाव है। जैसे कुछ अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे थोड़े गरीब होते हैं कि वो बस सरकारी स्कूल में जाने का ही वो रखते हैं, उनके लिए वहाँ शिक्षक भी कम होता है। लेकिन गोर विद्यार्थी निजी स्कूल में नहीं जाते, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, मतलब ये अनुच्छेद 15 के बारे में बताया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब ये इस टाइप से धर्म और जाति वगैरह के बारे में बताया गया। एक राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी विभेद यानी भेदभाव नहीं करेगा। मतलब इन सभी चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा उस व्यक्ति के साथ। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पुनर्तय या भागस राजनिधि में पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समारोह के स्थानों के उपयोग के संबंध से किसी भी
योग्यता दायित्व निबंध का अधीन नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा कि जो कि अलग धर्म के लोग हैं उनके लिए इन सारी चीज़ों का अधीन होगा, ऐसा नहीं करना। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से लोकतंत्रीय हो, ना कहा जाएगा। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र के नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। मतलब हमेशा जो समुदाय में ऐसा व्यक्ति होते हैं जो नए अर्थ देते हैं और हमेशा समानता के लिए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने पर पक्षधर है। मतलब जो ये केंद्र है वो संघर्ष कर रहा है समानता दिलाने के लिए हर व्यक्तियों को। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। मतलब इस बुक में हम पढ़ेंगे, इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, सिविक्स की, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में हम पढ़ेंगे कि जो भारत है वो लोकतंत्र में कैसे लगा हुआ है समानता दिलाने के लिए हर व्यक्ति को। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मतलब इन चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप ये सोचो कि सब ऐसा कर रहे हैं या नहीं। तुम्हारा यह पाठ संपन्न हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।